हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? अच्छी, बढ़िया, एकदम मस्त। और जो लास्ट वीडियोस में मैंने पढ़ाया था वो सब रिवाइज किया, अच्छे से पढ़ा, समझ में आया नहीं आया? तो हमने अपने पिछले 2 पार्ट कवर किए हैं। उनमें हमने बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, इन सब के बारे में पढ़ा है। मुग़ल एम्पायर का हमारा पार्ट चल रहा है। और मुग़ल एम्पायर में फिर आगे बढ़ते हुए आगे जो आता है अकबर के बाद, अकबर का बेटा आता है जहांगीर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जहांगीर से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जहांगीर हेडिंग डालते हैं, ऑलरेडी डली हुई है। तो जहांगीर कब से? 1605 से 1627 तक, 1605 से 1627 तक जो है जहांगीर का टाइम पीरियड होता है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जहांगीर गद्दी पर बैठता है। तो जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 में, 1569 में जन्म होता है जहांगीर का। तो जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो था सलीम। सलीम, और नाम पड़ा उनका जो सलीम चिश्ती थे, सूफी संत, उनके नाम पे, जो कि अकबर जो है उनका बहुत सम्मान करते थे। उनके लिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था उनके सम्मान में। तो उन्हीं के नाम के ऊपर अकबर ने नाम रखा सलीम चिश्ती के नाम पे। तो जहांगीर का जन्म हुआ 1569 में। जहांगीर की शादी होती है जो आमेर के राजा थे भारमल, उनकी बेटी से। अकबर ने, जो अकबर का बैटल हुआ था आमेर के राजा से, भारमल से, तो उनकी बेटी से तो अकबर ने शादी कर ली। उन्हीं के बेटे ये सलीम थे। और उनके बेटे की बेटी राजा भगवंत दास थे, उनकी बेटी थी मानबाई, उनसे शादी की थी जहांगीर ने। इनके 5 बेटे थे। और भी कई राजपूत राजाओं की बेटियों से शादी की थी। ये अलायंस, जो मैट्रिमोनियल अलायंस था, ये चलाया था अकबर के द्वारा। अकबर ने क्या किया था, अकबर ने खुद को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए राजपूतों से बैटल तो हुए, राजपूतों से जीते, पर साथ में उन्हें जीतने के बाद वो राजपूत इतनी आसानी से हारने वाले नहीं थे, वो हार मानना नहीं चाहते थे। बट जब मुश्किल से भी फिर भी हार गए, तो अकबर ने उन्हें सम्मान के साथ उनका राज्य लौटाया। मतलब शासन उसी का रहा, मुग़ल एम्पायर का, बट उनकी जागीर दे दी, तो उस पर राज अब वो कर रहे थे। तो वो मतलब एक टाइप से उसके अंडर में ही हो गए, और वो भी खुश हो जाते थे। मतलब उन्हें रेस्पेक्ट मिल जाता था, हार के ये नहीं कि भगा दिए। तो उनके साथ फिर मैट्रिमोनियल अलायंस शुरू किया, शादी करना। और ऐसी बहुत राजपूत प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, जिनसे अकबर ने शादी की थी। वही आगे जहांगीर चलाता है। जहांगीर भी अपने पिताजी की तरह, अकबर की तरह, मतलब चाहता था एक्सपेंड करूं मैं अपना एम्पायर, और पर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया ये। क्यों? 1505 में ये गद्दी पे बैठता है। 1506 में इसका बेटा था बड़ा खुसरो, वो इसका विरोध करना शुरू कर देता है। वो डेक्कन में बढ़ना चाहता था जहांगीर। पहले ही डेक्कन में सिर्फ अहमदनगर तक जो है वो पहुंचा था अकबर, तो वो भी इसके हाथ से निकल गया, जहांगीर के हाथ से। इधर कांधार वाला एरिया भी चला गया था 1622 में जहांगीर से। फिर अहमदनगर दोबारा शाहजहाँ मतलब वापस लाता है उसे। तो उसका कुछ पार्ट शाहजहाँ की जीत होती है। उसकी वजीर था मलिक अंबर, उससे जीतता है। तो जब जहांगीर उसे खुश होके शाहजहाँ की उपाधि देता है, उसका नाम था खुर्रम। शाहजहाँ के 5 बेटे थे, कौन कौन से? खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार और जहांदार। तो खुसरो ने तो इसका विरोध करना शुरू कर दिया स्टार्टिंग से ही। उसके बाद में शाहजहाँ ने जो है शादी की नूरजहाँ से। शाहजहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा बैटल नहीं लड़े, क्योंकि ज़्यादा ये एक्सपेंड नहीं हो पाया, बहुत साइलेंट सा रहा था जो टाइम पीरियड था जहांगीर का। और तो नूरजहाँ से शादी करता है ये। कब? नूरजहाँ जो थी वो ईरान के थे निवासी मिर्ज़ा ग्यास बेग की बेटी थी नूरजहाँ। मेहरुनिशा उनका नाम था, मेहरुनिशा। तो मेहरुनिशा की शादी हो जाती है 1594 में। कब होती है? 1594 में अली कुली बेग से जो है मेहरुनिशा की शादी हो जाती है, जिन्हें जहांगीर ने खुद शेर अफगान की उपाधि दी थी। उन्होंने शेर को मारा था, इसलिए शेर अफगान की उपाधि दी थी उन्हें जहांगीर ने। अब 1607 में क्या होता है? 1607 में अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है। अली कुली बेग की मृत्यु के बाद सलीमा बेगम थी अकबर की विधवा, उनकी सेवा में जो है मेहरुनिशा को लाया जाता है।
जब तक जहांगीर ने देखा नहीं था उन्हें, जब देखा था पहली बार जब वो उनके यहाँ आ जाती हैं, तो उसके बाद मेहरुनिशा को पहली बार जहांगीर ने जब देखा तो वो उनकी ब्यूटी का कायल हो गया था। जो नूरजहाँ है उनके बारे में कहा जाता है बहुत ब्यूटीफुल थी, वो बहुत खूबसूरत थी, वो अपनी ब्यूटी और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस के लिए बहुत फेमस थी। उनकी जो राजनीति थी वो काफ़ी अच्छी थी। एक बार जब जहांगीर बीमार हो गया था तो उन्होंने मतलब कुशल राजा की तरह एक अपना राज्य संभाला था, सब चीज़ें देखी थी। तो फिर उसके बाद में जहांगीर तक उनकी हेल्प लेने लग गया था, जैसे कोई भी मतलब उसे निर्णय लेना होता था तो वो नूरजहाँ से पूछ के या उनसे सजेशन लेता था, एडवाइस लेता था उनकी। वो अपनी इंटेलिजेंट बहुत थी और ब्यूटीफुल भी बहुत थी, इसके लिए फेमस थी। तो नूरजहाँ का जो नाम था वो था मेहरुनिशा, और उनसे 1611 में जो है जहांगीर ने शादी की। कब की? 1611 में। ऊपर लिखते हैं 1611 में जहांगीर मैरिड टू मेहरुनिशा। मेहरुनिशा से शादी होती है। शादी के बाद जहांगीर उन्हें उपाधि देता है नूरजहाँ और नूरमहल की। जहांगीर ने उन्हें उपाधि दी नूरमहल और नूरजहाँ की। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने सिक्के भी चलवाए थे। जब उनकी इंटेलिजेंस देखी, खूबसूरत थी, साथ में इंटेलिजेंट भी थी, तो उनके सिक्के भी चलवाए थे चांदी के। खुद दोनों साथ में सिक्के निकले, एक जहांगीर के नाम का और एक नूरजहाँ के नाम का। और उनकी माँ थी असमत बेगम, जो मेहरुनिशा थी नूरजहाँ। तो नूरजहाँ की मदर थी, नूरजहाँ मदर असमत बेगम। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है गुलाब के फूल से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। इत्र सेंट परफ्यूम जो होती है उसे बनाने की विधि खोजी थी। किससे बनाने की? फूल से बनाने की। नूरजहां's मदर असमत बेगम डिस्कवर्ड हाउ टू मेड सेंट। किससे? फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है, फूल से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। और नूरजहाँ के बारे में ये हो गया। पेंटिंग का बहुत शौक था। पेंटिंग मतलब उन्होंने खुद जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है तुझके जहांगीरी, उसमें लिखा है कि अगर कोई पेंटिंग है बनी हुई तो चाहे किसी मरे हुए व्यक्ति ने बनाई है चाहे जिंदा ने बनाई है, मैं देख के पहचान सकता था ये किसने बनाई है। इनफैक्ट अगर किसी एक पेंटिंग में आइज़ भी किसी और ने बनाई है, आंखें नाक किसी और ने बनाई है, तो जहांगीर ने खुद अपनी मतलब ऑटोबायोग्राफी में बताया था कि मैं ये बता सकता था कि ये पर्टिकुलर आंख जो है वो किसी और ने बनाई है, किसने बनाई है, और ये नोज़ किसने बनाई है, कि आईब्रो किसने बनाई है। मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज थी उन्हें पेंटिंग के। तो उनके टाइम पीरियड को जो है गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट्स या गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। स्वर्णकाल इसका कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल। क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट या पेंटिंग, कुछ भी कह सकते हैं आप। और इनके जो कोर्ट में थे, वो जो देश के सबसे मतलब बड़े बड़े फेमस पेंटर जो थे वो इनकी कोर्ट में थे, और उनके नाम थे फेमस पेंटर आर्टिस्ट, आप कुछ भी कह सकते हैं। उस्ताद मंसूर उस्ताद मंसूर थे, एक मोहम्मद नासिर थे, मोहम्मद मुराद थे, अबुल हसन, अबुल हसन, मोहम्मद
नासिर, मोहम्मद मुराद, बिसनदास। तो ये इनके फेमस कोर्ट पेंटर थे जहांगीर की कोर्ट में। जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग बहुत ज़्यादा मतलब बनाई गई थी या बहुत ज़्यादा चलन पर थी। उसके बाद क्या होता है, जहांगीर ज़्यादा अपना एम्पायर तो एक्सपेंड नहीं कर पाए, बट उनके टाइम पे पेंटिंग बहुत अच्छी हुई थी। और जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है वो था एक इत्मादुद्दौला's टॉम्ब। तो जो जहांगीर की जो बेगम थी नूरजहां, उन्होंने बनवाया था। तो इत्मादुद्दौला कौन था? जो नूरजहां के पिताजी थे मिर्ज़ा गियास बेग, उन्हें शाही दीवान बनाया था जहांगीर ने। शाही दीवान बना के उन्हें उपाधि दी थी, इत्मादुद्दौला की उपाधि दी थी मिर्ज़ा गियास बेग को। तो उन्हीं का मकबरा बनवाया था, अपने पिताजी का बनवाया था वैसे, तो उन्हीं का नाम था इत्मादुद्दौला, उन्हें उपाधि मिली थी जहांगीर के द्वारा। तो उनका मकबरा बनवाया था नूरजहां ने 1626 में इत्माद उद्दौला का मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था भाई नूरजहां। कहाँ पे? आगरा में। ठीक है। और जो जहांगीर की जो है 1627 में मृत्यु हो जाती है। फिर जहांगीर की मृत्यु होती है लाहौर में, जिसे शादरा कहते हैं। तो लाहौर में ही इनका मकबरा है, वो भी नूरजहां ने बनवाया है, जहांगीर टॉम्ब। मकबरा बाई नूरजहां इन लाहौर। और ये इत्मादुद्दौला का जो टॉम्ब था, ये ऐसा मतलब पहली इमारत थी जो कि बिल्कुल बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनी थी। जहाँ के टाइम में तो ताजमहल बनाई है, ताजमहल से पहले बनी थी। तो ये पहली ऐसी इमारत जो बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनी हो। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो वो इत्मादुद्दौला का मकबरा था। इसमें जो कुछ डिज़ाइन थी, और इसमें पहली बार पितृदुरा जो जड़ाऊ डिज़ाइन हुआ करती थी वो शुरू होती। पितृदुरा जो थी वो क्या थी? पितृदुरा डिज़ाइन जो हुआ करती थी, उसमें क्या होता था, जो पत्थर थे, पत्थरों में नक्काशी करना, पत्थरों में डिज़ाइन बनाना, उसी को कहते थे पितृदुरा। जो ये पहली बार शुरू हुई थी इत्मादुद्दौला के टॉम्ब में पहली बार बनवाई गई थी। और इसी की कुछ जो छवि है, कुछ डिज़ाइंस जो है वो कॉपी की गई हैं, सेम ताजमहल में देखी जाती हैं। पूरी नहीं, कुछ देखी जाती हैं जो ताजमहल में भी इत्मादुद्दौला की टॉम्ब वाली जो डिज़ाइन है वो दी गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट था जहांगीर के टाइम पे। और जहांगीर के टाइम पे और क्या क्या हुआ था? और कुछ ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह बनी नहीं है, जो बनवाई थी वो नूरजहां ने बनवाई है। और पितृदुरा डिज़ाइन ये पूछा जाता है किसके टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी? जहांगीर में। और पहली बार मतलब किस में बनवाई थी? तो इत्मादुद्दौला के उसमें बनवाई थी, टॉम्ब में, मकबरे में बनवाई थी। और क्या होता है 1608 में जो है ये क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, कैप्टन हॉकिंस जो है वो आए थे। हॉकिंस अराइव्ड इन जहांगीर कोर्ट। जहांगीर के कोर्ट में कैप्टन हॉकिंस आए थे। और कैप्टन हॉकिंस कैसे आए थे? ये यूरोपियन थे, ब्रिटिश थे। पहले पोर्तुगीज़ किया करते थे ट्रेड। पोर्तुगीज़ ने क्या किया, जो जहांगीर की मतलब या मुगल एम्पायर की एक जहाज़ था जो ट्रेड कर रहा था, उन्होंने उसी पर अटैक कर दिया। तो जहांगीर बहुत नाराज़ हो गया, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल परमिट बंद कर दिया जो ये थे पोर्तुगीज़ का ट्रेड करने का। तो इसी टाइम पे मौका मिल गया ब्रिटिशर को, वो भी आ रहे थे। पोर्तुगीज़ नहीं चाहते थे कि वो ब्रिटिशर इसमें इन्वॉल्व हो, वो आ गए तो मतलब उनकी लाइन कट जाएगी। तो पोर्तुगीज़ ने बहुत मनाया। फिर जब ही इनका आगमन शुरू हो गया था ब्रिटिशर्स का,
तो इन्होंने ट्रेड के लिए परमिशन ले ली जहांगीर से। उसके बाद नहीं मिलती है तो फिर आते हैं आगे 1615 में थॉमस रो। थॉमस रो आते हैं आगरा, और वो कब तक रहते हैं, एंड स्टेड टिल 1619। 3 साल यहाँ पे अपने बिताते हैं, वो 1619 तक रहते हैं परमिशन लेने के लिए जहांगीर से ट्रेड के लिए। और जहांगीर के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ के टाइम को जो है गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। उसके टाइम पे बिल्डिंग्स का निर्माण बहुत हुआ था, और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स का। और इसके टाइम को जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसके टाइम पे पेंटिंग बहुत अच्छी हुई थी। ठीक है, तो आगे हम शाहजहाँ के लिए बढ़ते हैं। अब नोट डाउन कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी तुझके जहांगीरी, जो खुद जहांगीर ने लिखी थी। एक वो और नोट कर लीजिए आप। तुझ ए जहांगीरी, ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है किसकी, जहांगीर की। ऑटोबायोग्राफी है तो खुद ने लिखी है, मतलब ग्राफी ऑफ जहांगीर, तुझके जहांगीरी। और जहांगीर के टाइम पीरियड पे जो है, जो जहांगीर के लेख थे इसके तुझके जहांगीरी के, वो जो अशोक स्तंभ था इलाहाबाद में जो है अशोक ने बनवाया था, उस पर एक तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन ने लिखी थी, उसके लेख हैं, और एक जहांगीर के लेख पाए गए हैं उस पर। इसके बाद आता है शाहजहाँ, और इसका बेटा जो था वो खुसरो, उसने भी विरोध किया था जहांगीर का। तो जहांगीर और उसके जहांगीर की सेना के और खुसरो के बीच में बैटल हुआ था बहरवाल का। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नोट डाउन नहीं कराया, क्योंकि पूछा नहीं जाता। फिर भी आप याद रख लें, बहरवाल, बैटल ऑफ बहरवाल होता है। तो जिसके बाद उस जहांगीर की सेना ने खुसरो को ले जाके कैद में डाल दिया, और इन्हीं की मदद करने के कारण, जो खुसरो की मदद की थी 5th सिख गुरु जो थे अर्जन देव, तो इन्हें फांसी लगवाई थी जहांगीर ने। ये और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5th सिख गुरु को किसने फांसी दिलवाई थी, जहांगीर ने। जहांगीर हैंग 5th सिख गुरु, गुरु अर्जन देव, अर्जन देव। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत एग्जाम्स में आया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है शाहजहाँ का टाइम पीरियड। नेक्स्ट हेडिंग शाहजहाँ, कब से कब तक रहता है, 1628 से 56 तक। 27 में मृत्यु हो जाती है जहांगीर की। तो शाहजहाँ का टाइम पीरियड 1627 से 1658 तक। तो जन्म होता है इसका 92 में, 1592 में जन्म होता है। तो ये भी राजपूत की बेटी थी, भी जोधपुर के शासक थे उनकी बेटी थी। उन वो इनकी मदर थी शाहजहाँ की। शाहजहाँ ने अपने पिताजी का विरोध शुरू किया था। सब में, मतलब जो मुगल एम्पायर था उसमें यही हुआ था, सब ने अपने अपने पिताजी का विरोध किया और गद्दी पे बैठ गए। खुसरो ने किया तो वो जब ही किया था जल्दी, ज़्यादा मतलब उसमें इतना पावर नहीं थी, पावरफुल नहीं था, तो वो तो तब कैद हो गया। उसके बाद में शाहजहाँ ने किया था, और शाहजहाँ का बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम था, खुर्रम। शाहजहाँ की शादी होती है 1612 में, किससे, अर्जुमन बानो बेगम।
अर्जुमंद बानो बेगम से शादी होती है शाहजहाँ की। उसके बाद 1628 में शाहजहाँ गद्दी पे बैठते हैं। 1631 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो अर्जुमंद बानो बेगम थी, डायड, इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें उपाधि दी थी शाहजहाँ ने मल्लिका ए जमानी, मल्लिका ए जमानी, ये उपाधि दी थी इन्हें शाहजहाँ ने। शाहजहाँ के 7 बच्चे थे। शाहजहाँ had 7 children। तो उनमें 4 तो बेटे थे, दारा शिको, एक सूजा था, औरंगजेब और एक मुराद बख्श। ये 4 बेटे थे, 3 बेटियां थीं, जहान आरा, रोशन आरा और एक गोवन आरा। तो दारा शिको जो था ये बहुत विद्वान कहा जाता था। इसने भागवत गीता का भी ट्रांसलेशन करवाया था और भी अच्छी अच्छी बुक्स जो थी हिंदी साहित्य की, तो उनका इसने ट्रांसलेशन करवाया था और इसे बहुत विद्वान कहा जाता था। अब इन दोनों के बीच में, दारा शिको और औरंगजेब के बीच में जो है लड़ाई स्टार्ट हो गई गद्दी की। सूजा को तो बंगाल में भेजा था, मतलब बराबर जो है बंटवारा होता था, तो अलग अलग जगह इन सबको अपॉइंट किया हुआ था शाहजहाँ के द्वारा। तो सब करते थे, मतलब पहले उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव समझ आ जाए कि कैसे चलाते हैं, तो इसलिए गवर्नर बना दिए जाते थे। वो छोटे छोटे राज्य के हर जगह ऐसे भेज दिए जाते थे अपने बच्चों को। तो जैसे पहले जहांगीर ने भेजा था शाहजहाँ को, तो बंगाल की साइड ऐसे भेजते थे। औरंगजेब को बनाया था डेक्कन का। अब डेक्कन पे तो ऑलरेडी कब्जा करना बहुत मुश्किल था और अकबर ही हार गया था, वहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाया था। अकबर ने जहाँ तक किया अपने टाइम पे बहुत किया था, जहांगीर कर नहीं पाया। अब शाहजहाँ का टाइम पीरियड आता है तो शाहजहाँ ने अपॉइंट किया था इसलिए औरंगजेब को। औरंगजेब बहुत क्रूशियल, ऐसा मतलब था कि उस एक कहते हैं ना झगड़ालू वाला और बहुत गुस्से वाला, इस टाइप का था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने पहले से बहुत बेकार चल रही थी स्थिति डेक्कन की साइड की, इसने और ज़्यादा मतलब लड़ाइयाँ झगड़े जो है बढ़ा दिए। राजपूतों के साथ जहांगीर के टाइम तक अच्छा था, अकबर ने शुरू किया था उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस करके, और सबके साथ मतलब अच्छे रिलेशन थे। शाहजहाँ के टाइम पे भी अच्छे ही रहते हैं, ठीक ठाक। बिगड़ने चालू हो जाते हैं औरंगजेब की वजह से, और इसके टाइम पे तो ज़्यादा ही ख़राब हो गए थे, फिर तो अलग हो गए थे मतलब। और उसी की वजह से वजूद भी कम हो गया था मुग़ल एम्पायर का। राजपूतों के साथ होने से क्या था, एक तो वो हेल्प करेंगे इन्हें, फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे और मैन पावर से भी हेल्प करेंगे। दूसरा चीज़, इतने मतलब एरिया अंडर में हो आपके, तो अगर हम लड़ाई करके अगर किसी से रख लें तो वो दोबारा अटैक करने के लिए आएगा, तो हम उसी में उलझे रहेंगे। अब हमने उनसे फ्रेंडली रिलेशन बना लिए, तो अब लड़ाई की टेंशन नहीं है और ऊपर से उनसे फ़ायदा भी हो रहा है हमें। इसने आके सब लड़ाइयाँ कर ली थी बहुत। अब डेक्कन में से लड़ाई हुई, अब ऊपर होता है 1657 में जो शाहजहाँ बहुत बीमार हो जाता है। अब इसी के टाइम पे और इसकी बीमार के साथ साथ इसकी मृत्यु की भी खबर उड़ जाती है। जब पता चलती है इसके बच्चों को मृत्यु की खबर उड़ती है, तो ये वहाँ से आ जाते हैं औरंगजेब और दारा शिको, जहाँ जहाँ भी इन्हें मतलब अपॉइंट किया गया था, तो ये वहाँ से आके, तो सबसे पहले दारा शिको और औरंगजेब में लड़ाई होती है 1658 में, ये होती है अप्रैल में, ठीक है। कौन सी होती है, सबसे पहला होता है धर्मट का युद्ध, बैटल ऑफ धर्मट युद्ध। धर्मट का युद्ध होता है, इसमें दारा शिको हार जाता है, दारा की हार हो जाती है। फिर आता है दारा लड़ने के लिए, फिर भी 1658 में, ये मई के समथिंग फिर आता है। तो फिर होता है सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध होता है, इसमें फिर हार जाता है। और फाइनली तीसरी होती है
1559 में देवरई की घाटी पे होती है लड़ाई, और उसमें दारा शिकोह को हारता तो है ही, हारने के साथ साथ इस्लाम का विरोध करने के मतलब इल्ज़ाम लगा के औरंगजेब उसे उसकी हत्या कर देता है, उसे मरवा देता है कि ये इस्लाम के बारे में उल्टा सीधा मतलब उसका विरोध कर रहा था इस्लाम का, तो इसलिए मरवा देता है इसे। तो गद्दी पे 1528 में 58 में 1658 में, एक सेकेंड, तो 1658 में औरंगजेब जो है शाहजहाँ को बंदी बना लेता है। शाहजहाँ को आगरा के किला जो है उसमें कैद कर देता है, और वहाँ से उसे रेड फोर्ट में से मतलब वो दिखता था ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, उसे कैप्चर कर लेता है। उसके लास्ट टाइम तक वो इनकी बेटी जो थी जहाँ आरा, वो उनका साथ देती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, और फाइनली 66 में जाके शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लास्ट टाइम पे शाहजहाँ की देखभाल किसने की थी या किसने साथ दिया था, तो उनकी बेटी थी जहाँ आरा साथ दिया था। पूरा कंप्लीट जो करवाया था ताजमहल, वो मोतियाबिंद खां करके उनका नाम था, तो उन्हें श्रेय जाता है पूरा करवाने के लिए ताजमहल को। तो अब शाहजहाँ की इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स और देखते हैं शाहजहाँ ने क्या क्या बिल्डिंग्स बनवाई थी। बिल्डिंग्स शाहजहाँ के टाइम पीरियड की कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई है शाहजहाँ ने? सबसे पहला तो ताजमहल की, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, और दिल्ली का रेड फोर्ट, और ये दीवाने आम और दीवाने खास जो है वो रेड फोर्ट में ही बनाई थी। उसकी जगह जो थी ये सब दिल्ली की हैं। जामा मस्जिद दिल्ली की, ये सब दिल्ली की हैं, दिल्ली में बनवाए थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट तख्त ए तोस जिसे कहा जाता है, तख्त ए तोस या पीकॉक थ्रोन जो कहा जाता है, पीकॉक थ्रोन, तो ये बनवाया था शाहजहाँ ने। कहाँ पे? और इनकी बेटी ने बनवाया था जहाँआरा ने जामा मस्जिद आगरा में। आगरा की जामा मस्जिद जो है वो इनकी बेटी ने बनवाई थी जहाँआरा ने। ठीक है, देख लीजिए। और इसे एक और नाम से जाना जाता है मयूर, जैसे पीकॉक थ्रोन हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसे मयूर सिंहासन कहते हैं। मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन क्या था? आगरा वो दिल्ली में जहाँ पे जो किंग था या जो एम्परर था मुगल, वो बैठता था, शाहजहाँ वहाँ बैठता था, तो उसने एक वो ऐसी गद्दी बनवाई थी, उसी में कोहिनूर हीरा जो है वो लगा हुआ था। वो पूरी हीरे से जड़ी हुई थी, उसमें सिर्फ एक कोहिनूर हीरा नहीं था, उसमें पूरे में हीरे जड़ रहे थे, और उसमें कोहिनूर भी था एक हीरा, जिसे कि बाद में निज़ाम वो लूट के ले जाते हैं ईरान। तो यही जो पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन बनवाया था वो शाहजहाँ में। और जब से जो है वहाँ पे बैठने की जो दिल्ली का रेड फोर्ट है, वहाँ बैठने की जो शुरुआत हुई थी वो शाहजहाँ के टाइम से हुई थी। शाहजहाँ ने अपनी कैपिटल जो है आगरा से शिफ्ट की थी दिल्ली, तो उसने एक सिटी का भी निर्माण करवाया था शाहजहानाबाद, जो कि यमुना रिवर जो है उसके किनारे, उसके तट पे जोड़ने के लिए, मतलब कनेक्ट करने के लिए, तो उसने वहाँ पे उस सिटी का निर्माण, जो अब दिल्ली का ही पार्ट है अब तो, शाहजहानाबाद। तो ये भी पूछते हैं शाहजहानाबाद की, तो नाम से ही पता चल जाएगा वैसे क्वेश्चन में भी।
शाहजहानाबाद सिटी की निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। बिल्ड बाई शाहजहां। ठीक है। शाहजहां के टाइम पीरियड में इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मयूर सिंहासन, ये पीकॉक थ्रोन जो था, इसी में कोहिनूर हीरा लगा था। और उसी टाइम से बैठने की रिवाज जो है दिल्ली रेड फोर्ट में वहाँ शुरुआत हुई थी। और जो एक क्वेश्चन आया था एक बार, बहुत क्वेश्चन घुमा के पूछा था, मतलब स्टोरी वही होती है, सिर्फ ये है क्वेश्चन घुमा देते हैं। क्वेश्चन घुमाने में हमें अगर स्टोरी पता हो तो हम पहचान सकते हैं। तो पूछा गया था क्वेश्चन कि लास्ट ऐसा कौन सा रूलर था जो कि रेड फोर्ट में, जिसके बाद में उस रूलर के बाद में रेड फोर्ट में बैठना जो है मुगल एम्पायर का वो बैन हो गया था, या पूरी तरह सीज हो गया था, बंद हो गया था। तो उसका आंसर था बहादुर शाह जफर। और वो पूछा सिर्फ यही जा रहा था कि जिसके बाद में कोई भी मुगल एम्परर उसमें नहीं बैठा रेड फोर्ट में। तो लास्ट रूलर पूछना चाह रहा था, पर उसने पूछा था घुमा के। अब लास्ट रूलर जो होगा उसी के बाद तो कोई नहीं बैठा होगा ना रेड फोर्ट में। उससे पहले तो ये बैठे हैं, शाहजहां ने शुरुआत की थी। तो उसी टाइम पे जो बहादुर शाह जफर था या बहादुर शाह सेकंड, तो वो लास्ट रूलर था मुगल डायनेस्टी का। इसके बाद आता है औरंगजेब। इनकी लड़ाई होती है और लड़ाइयों में दारा शिकोह को हरा के हर बार औरंगजेब जीत जाता है, फिर गद्दी पे बैठता है। और ये इसके टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है मुगल एम्पायर एक्सपेंड हुआ था औरंगजेब के टाइम पे। आगे हेडिंग डालते हैं औरंगजेब अपनी, आप नोट कीजिए। इसके आगे शुरू करते हैं औरंगजेब से। हमने पढ़ लिया अपना शाहजहां का टाइम पीरियड। अब औरंगजेब आता है इसके बाद, शाहजहां के बाद। शाहजहां का बेटा औरंगजेब दारा शिकोह को मार के औरंगजेब ने क्या किया, 58 में जब शाहजहां को बंदी बनाया तो उस टाइम पे उसने जल्दबाजी में आगरा में अपना राज्य अभिषेक करा लिया। और बस 59 में जब उसने दारा शिकोह को मार दिया तो उसके बाद में वो पूरे शान और शौकत के साथ उसने दिल्ली में जाके शाहजहां के महल में जाके अपना राज्य अभिषेक कराया बहुत अच्छे तरीके से। तो शुरुआत करते हैं अपनी औरंगजेब की। हेडिंग डालते हैं औरंगजेब। कब से कब तक रहा ये? 58 में बनाया था शाहजहां को बंदी इसने, जब से लेके 1707 तक। बहुत लंबा टाइम पीरियड रहा इसका, 50 साल के समथिंग का। तो इसने क्या क्या किया अपने टाइम पीरियड में? इसका जन्म होता है दोहाद, जगह थी गुजरात में, वहाँ पे इसका जन्म होता है। और इसने जो अपना बचपन है वो ज़्यादातर बचपन का समय नूरजहाँ के पास बिताया था। नूरजहाँ को शाहजहां ने जो है वो लाहौर भेज दिया था। लाहौर में ही उन्होंने जैसे जहांगीर के मकबरा बनवाया, तो उन्हें पैसे भेजता था शाहजहां जो है 2 लाख रुपए पर एनम, ऐसा बताया गया है मतलब बुक में। साल पे 2 लाख रुपए भेजता था उनके लिए, और वो लाहौर में थी। और इसने अपना बचपन का टाइम, औरंगजेब ने भी मोस्टली टाइम पीरियड अपने बचपन का नूरजहाँ के साथ बिताया। आगे बढ़ते हैं। और क्या किया औरंगजेब ने? औरंगजेब की शुरुआत होती है तो ऑलरेडी ये दक्कन में तैनात था। वहाँ इसने पहले से, इसका मतलब नेचर जो था ना वो बहुत ही लड़ाई झंडालू टाइप था। तो इसने लड़ाइयाँ अपनी झगड़े शुरू कर दिए हर जगह से। गद्दी पे बैठता है ये 57 में। क्या हुआ था 657 में, 1656-57 में जो शिवाजी थे, शिवाजी का युद्ध हुआ था मुगलों के साथ में। शिवाजी की लड़ाई हुई थी मुगलों के साथ। तो शिवाजी का फिर होता है औरंगजेब के साथ, क्योंकि वो एक बार औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब ने अपना सूबेदार था एक, उसका नाम कुछ इस्तेखां करके था, तो उसे भेजता है। उससे कहता है कि जगाती सोपान और चौपन वगैरह इन्हें लूटो। तो वो लूटने जाता है, वो लूट रहा होता है। तो इसकी खबर मिलती है शिवाजी को। शिवाजी उस पर विरोध करते हैं, उसका आके उस पर अटैक करते हैं, लड़ाई होती है दोनों के बीच में। वो जिंदा तो बच जाता है, जो उसका सूबेदार था औरंगजेब का, जिंदा बच जाता है, पर अपनी 4 उंगलियां गवा बैठता है। उसकी 4 उंगलियां जो है कट जाती हैं। इसके बाद में जो है संधि होती है पुरंदर की। पुरंदर पे क्या किया था, पुरंदर का किला जो था वो घेर लिया जाता है। जो सेनापति थे औरंगजेब के, राजा जयसिंह जो है पुरंदर के किले को घेर लेते हैं।
अब मजबूरीवश आके उन्हें ट्रीटी करनी पड़ी, उनके साथ संधि समझौता करना पड़ा शिवाजी को। शिवाजी ने सोचा अपनी जनता को इनके भरोसे छोड़ने से अच्छा है मैं इनके साथ संधि कर लूँ, पूरी प्रजा को अपनी को दुख देने से अच्छा होता है कि खुद हम झुक जाएं। तो उन्होंने संधि की, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है 1666 में। ट्रीटी ऑफ पुरंदर किस किस के बीच में होती है? जय सिंह एंड शिवाजी। तो इसी संधि के लिए ये शिवाजी जो है जाते हैं आगरा किले में। आगरा किले में जाते हैं, औरंगजेब के दरबार में दीवाने आम में जो है वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ पर ये जाते मतलब पहले पूरा गारंटी से जाते हैं कि सुरक्षा की गारंटी होगी हर चीज़ की, ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट चल दिए दुश्मन के घर में, दुश्मन मार दे, ऐसे कैसे चले जाएंगे। तो पहले पूरी गारंटी के साथ में वो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद क्या होता है, उन्हें वो जो रिस्पेक्ट वहाँ मिलना चाहिए था, जैसी बात हुई थी मतलब उससे पहले जो समझौता था, तो उसके हिसाब से वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलता। तो वहाँ रोष में आते हैं, वो एकदम गुस्से में उठ के कहते हैं तुमने विश्वासघात किया है, और बातें होती हैं इधर उधर की, रोष में आगे गुस्से में वो कहते हैं। तो औरंगजेब क्या करवाता है, उनके बेटे संभाजी और शिवाजी को कैद करवा देता है। कैद करवा के जयपुर की जेल में डलवा देता है जयपुर में। तो जयपुर में क्या होता है, वो बच के कैसे भी निकलते हैं, फलों की टोकरी वोकरी में छिप के शिवाजी वहाँ से निकल लेते हैं। उसके बाद शिवाजी वाली स्टोरी जो है वो मराठा जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो औरंगजेब ने और क्या क्या किया, औरंगजेब के टाइम पीरियड का पढ़ते हैं। औरंगजेब ने लड़ाई होती है तिलहट, बैटल ऑफ तिलहट होता है, तिलहट। तिलहट की लड़ाई किस किस के विरोध में थी? जाट ने की थी औरंगजेब के विरोध में। जाटों के नेता थे, लीडर जो थे वो थे गोकुल और राजा राम। गोकुल और राजा राम के नेतृत्व में जो है जाट की सेना विरोध करती है। तो औरंगजेब जो है, जो उनका लीडर था गोकुल, उसे मरवा देता है। तो गोकुल को मरवाने के बाद जाट फिर भी नहीं थमते, जाट फिर आते हैं लौट के। ये इसका इसके बारे में डालिए, बिटवीन औरंगजेब एंड जाट। तो उसके बाद में क्या होता है, जाट फिर आते हैं राजा राम के नेतृत्व में। कब आते हैं लौट के? 1685 में जाट फिर आते हैं। और जाट क्या करते हैं, आके जो आगरा में सिकंदरा पे, अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा पे, उसमें लूटपाट, उसमें तोड़फोड़ मचा देते हैं, लूटपाट मचाते हैं। तो वहाँ फिर औरंगजेब के टाइम पे मतलब दोबारा जाटों का विरोध होता है। और उसी टाइम से जो है वो जो भरतपुर राज्यवंश है उसकी शुरुआत होती है। उसकी नींव कौन रखता है? जो राजा राम था उसका भतीजा चूड़ामन नाम था। तो भरतपुर राज्यवंश की नींव रखी जाती है। किसके द्वारा? चूड़ामन के द्वारा। ये राजा राम का भतीजा था, इसके द्वारा रखी जाती है। ठीक है। और क्या क्या किया औरंगजेब ने? औरंगजेब ने 1665 में वो जो है एक इस्लाम का देश बनाना चाहता था। वो राज्य का, उसकी जो राज्य नीति थी वो इस्लाम के आधार पर बेस, उसने अपना जो शासन था वो कुरान का शासन बनाना चाहता था। उसे कुरान के लॉज पे या कुरान के बेस पे अपना शासन जो है वो के आधार पे बनाना चाहता था। तो 1665 में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दे दिया। और उसमें हिंदू मंदिरों में कौन कौन से मंदिर थे? सोमनाथ टेम्पल था एक, तो गुजरात का
गुजरात का सोमनाथ था, मथुरा का केशव देव जी का मंदिर था, उल्टा लिख दिया हमने। केशव देव जी मथुरा। विश्वनाथ था बनारस का। तो ये प्रमुख मंदिर थे जो औरंगजेब के टाइम पे तुड़वाए गए थे। तो वो इस्लाम को आधार बना के अपना जो राज्य स्थापित करना चाहता था, और वो उसका जो मेन गोल था, जो मुख्य उसका इम्पोर्टेंट गोल जो वो समझता था अपना, या अपना एम जो मानता था, वो मानता था दारुल हर्ब। दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है? काफिरों का देश, इसका मतलब हुआ करता था। तो वो कहता था काफिरों का देश। दारुल हर्ब, काफिरों के देश से दारुल इस्लाम बनाना चाहता था, वो इस्लाम का देश बनाना चाहता था। दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश। ये उसका सपना था। वो दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम का देश बनाना चाहता था, मतलब काफिरों के देश से इस्लाम का देश बनाना चाहता था वो, जहाँ पे वो राज कर रहा था हिंदुस्तान, मतलब उस टाइम पे जो एरिया था वो हिंदुस्तान में, तो वो इस्लाम का देश बनाना चाहता। तो इसी बेस पे उसने जो मंदिरों को तोड़वाया, इसी कारणवश उसने जो है, एक बार नोट कीजिए, इसी बेस पे इसने 1675 में 9वें सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या करवाई थी। क्यों करवाई थी? उन्होंने इस्लाम को स्वीकार करने से मना कर दिया था। इस्लाम ना स्वीकार करने की वजह से उसने गुरु तेग बहादुर की जो है हत्या करवा दी थी। सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने, इसने 79 में जजिया टैक्स दोबारा से लागू कर दिया था, जो कि अकबर के टाइम पीरियड में बंद किया गया था जजिया टैक्स। इसने वो दोबारा, और जजिया किस पे लगता था? वो नन मुस्लिम पे लगता था। नन मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम नहीं थे उन पे जो है जजिया टैक्स लगा करता था। और ये शुरू हुआ था इल्तुतमिश के, वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। तो जजिया टैक्स की शुरुआत हुई थी जब टैक्स की, और इसे अकबर ने बंद कर दिया था और औरंगजेब ने इसे फिर से चालू कर दिया था। इसने और क्या रेस्ट्रिक्शन लगाए थे? बहुत सारे। इसने मतलब बंद करवा दिया था, मतलब अपने टाइम में, कि जो सिक्कों पे कलमा गुदवाते थे, गाना बजाना, उसकी खेती होती थी गांजे की, और एक झरों का दर्शन करके हुआ करता था, और राजा अपना बैठ के उसमें तुलादान करवाता था। वो तुलादान वाला प्रोसेस जो अकबर के टाइम पे शुरू हुआ था। और भी इसने कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो इसने बंद करवा दी थी बिल्कुल पूरी तरह। इसने इन सब पे बैन लगा दिया कि ये सब नहीं होगा यहाँ पे। तो इसके रेस्ट्रिक्शंस भी पूछे जाते हैं कि किसने ओपियम की खेती पे मतलब रोक लगाई थी, गांजे की पे, किसने तुलादान का सिस्टम जो था ये ख़त्म कर दिया था, किसने अपने टाइम पे गाना बजाना बंद कर दिया था। तो ये सब वाइन, म्यूज़िक, ये सब इसने बंद कर दिए थे औरंगजेब ने। इसने टाइटल दिया था खुद को, सेकंड, क्या क्या टाइटल दिए थे इसने खुद को? आलमगीर इसे मिले हुए थे। एक तो आलमगीर, जिंदा पीर,
ठीक, जिंदा पीर, शाही दरवेश, तो ये इसे टाइटल मिले हुए थे इसके नाम। और ये कौन से धर्म, इस्लाम धर्म में भी जो किसको मानने वाले थे, सुन्नी को मानने वाले, सुन्नी और शिया दो वो होते हैं टाइप इस्लाम में, तो ये सुन्नी वाले थे, सुन्नी धर्म को मानने वाले। और इसके जो मेजर ओपोनेंट थे, जो विरोधी थे, मुख्य विरोधी जो थे इसके, वो थे राजपूतों की तरफ से दुर्गादास राठौड़, सिखों की तरफ से थे गुरु गोविंद सिंह, और मराठाओं की साइड से थे शिवाजी महाराज। तो ये इसके मुख्य विरोधी थे। इसने पर सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंड किया था अपना मुगल टाइम पीरियड में, पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जो हुआ था वो किसके राज्य में हुआ था, तो वो औरंगजेब के टाइम पे हुआ था। औरंगजेब ने अपना पूरा साउथ तक, ऑलमोस्ट जो इंडिया है वो पूरा कवर कर लिया था। वैसे अकबर के टाइम पे हुआ था बहुत, और ज़्यादा शाहजहाँ और जहांगीर ज़्यादा कर नहीं पाए। उसके बाद जो जिसने इतना फैलाया अपना एम्पायर वो था औरंगजेब। इसका अभी आप फोटो देखना, उसमें कि इसका एम्पायर कहाँ तक एक्सपेंड हुआ था। ये जो रेड वाला है वो अकबर के टाइम पीरियड में था एरिया, और औरंगजेब के में नीचे साउथ में। ठीक है। इसके बाद 1686 तक जो बिल्कुल साउथ का एरिया था, गोलकोंडा और बीजापुर, तो वो एरिया भी इसने मुगल एम्पायर में मिला लिए थे औरंगजेब ने। कहाँ तक? 1686 में बीजापुर, गोलकोंडा, ये सब एरिया भी उसने मुगल एम्पायर में मिला लिया था। ठीक है। इसने जो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है वो इसी ने बनवाया था। इसकी बिल्डिंग्स जो हैं जो इसने बनवाई है वो है बीबी का मकबरा, पहला बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, महाराष्ट्र। एक इसने क्या बनवाई थी? इसने बनवाई थी बादशाही मॉस्क, बादशाही मॉस्क मस्जिद, कहाँ पे? लाहौर में। ये दो बिल्डिंग्स थी इसके टाइम पीरियड की। और क्या करवाया था औरंगजेब ने? इसके जो हिस्टोरियन था, इसके राज्य का हिस्टोरियन था मोहम्मद काजिम। ये हिस्टोरियन हुआ करता था। क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में उसका हिस्टोरियन जो है वो कौन था, तो होता है मोहम्मद काजिम। ठीक है। इसने, और जो गुरु थे इसके, गुरु थे औरंगजेब के मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम जो है वो इसके गुरु हुआ करते थे औरंगजेब के। और औरंगजेब के टाइम पीरियड में औरंगजेब ने एक बुक भी लिखी थी अपनी, फतवा-ए आलमगीरी। आगे नोट करते हैं उसे। बुक लिखी थी इसने, बुक डालते हैं, चलो हेडिंग बुक, तो वो थी औरंगजेब की फतवा-ए
आलमगीरी। और ये बुक किस लैंग्वेज में लिखी थी इसने? अरेबिक में लिखी थी। और इसमें क्या बताया गया था? इसमें इसने इस्लाम की लॉज और इनके बारे में लिखा था कि उस मतलब इस्लाम में क्या क्या नियम कानून जो कुछ भी होता है उसके बारे में लिखा था इसने, फतवा आलमगीर। और इसके बारे में कहा जाता है औरंगजेब के बारे में कि इसने खुद ये अपने खर्चे के लिए कैप सिलता था और ये जो आयात होती हैं कुरान की उन्हें लिखा करता था अपने खुद के पर्सनल खर्चे के लिए। तो ये आयात लिखता था कुरान की और कैप सिला करता था। इसके बारे में इसे पॉइंट कर सकते हैं आप, नोट डाउन करें तो पॉइंट इसे। और ये बीना बजाने में बहुत दक्ष था, मतलब बहुत ज़्यादा होशियार था। दक्ष कहते हैं निपुण, किसी चीज़ में हम परफेक्ट होते हैं, कोई किसी चीज़ में होता है। जैसे शाहजहाँ जो है वो जहांगीर जो है पेंटिंग में बहुत कहते हैं परफेक्ट था, क्योंकि पेंटिंग वो देख के बता देता था किसने बनाई है, कैसे अलग अलग। तो उसी वे में ये वीणा बजाने में बहुत परफेक्ट था, बहुत अच्छी वीणा बजाता था। इसने क्या किया? ही यूज्ड टू सिलता था कैप एंड राइट आयात ऑफ कुरान। कुरान फॉर हिज पर्सनल वेजेस, अपने खुद के खर्चों के लिए वो ये करता था। ठीक है, इसके बाद और इसके टाइम पे क्या हुआ था? जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत की सबसे ज़्यादा बुक जो है फारसी में, वो इसी के टाइम पीरियड में लिखी गई थी। शास्त्रीय संगीत की बुक फारसी में सबसे ज़्यादा इसी के टाइम पीरियड में लिखी गई। और सूबे हुआ करते थे, सूबे जो बने थे, एक सेकंड, सूबों की संख्या जो है इसके टाइम पीरियड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब के टाइम पे आके कितने सूबों की संख्या क्या थी। तो सूबे जो कि इसके टाइम पे आके सूबों की संख्या कितनी थी? 20 थी। और अकबर के टाइम पे कितनी थी? 15। अकबर के टाइम पे सूबों की संख्या थी 15, जो कि औरंगजेब के टाइम पे आके कितनी हो गई? 20। और इसमें मनसबदारों की संख्या, मनसबदार हुआ करते थे, मनसबदारों की संख्या इसके टाइम पे आके 337 थी। मनसबदार क्या था? रैंक थी, जो अकबर ने स्टार्ट की थी। मनसबदारी सिस्टम मैंने स्टार्ट किया था अकबर ने, मनसबदारी सिस्टम। तो उसमें क्या था? मनसब का जो मतलब था, ये मनसब का मतलब था रैंक या ऑफिस। जैसे एक पद दिया जाता था किसी को, तो पद हुआ करते थे 1 से लेके 100 से लेके 500 तक। तो ये मनसब ऊंची रैंक ये वाले होंगे। फिर 500 से लेके मनसबदार हुआ करते थे, 500 से 2500 तक कुछ और। तो इस वे में मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था अकबर ने। और इसके टाइम पे मनसबों की संख्या जो थी वो मनसबदारों की 337 थी। और इसी के टाइम पीरियड में जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा हिंदू जो मनसबदार थे या हिंदू सैनिक जो थे वो किसके टाइम पीरियड में थे? तो वो औरंगजेब के टाइम पीरियड पे थे। सबसे ज़्यादा हिंदू लोग जो थे, वैसे अगर क्वेश्चन ये आता है जनरली तो हम लोग सोचते हैं कि हिंदू जो होंगे वो अकबर के टाइम पे होंगे, बट ऐसा नहीं था। सबसे ज़्यादा हिंदू जो थे वो औरंगजेब के टाइम पे थे। सबसे अधिक हिंदुओं की संख्या, हिंदू मनसबदारों की संख्या जो थी औरंगजेब के टाइम पीरियड में थी। ठीक है, तो ये था औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब की फिर मृत्यु होती है 1707 में। अलग ही लिखते हैं।
सूबों की संख्या जरूर याद रखना कि इसके टाइम पे आके 20 थी और अकबर के टाइम पे जो है 15 थी। अभी आगे समझाएंगे सूबे। सिस्टम हुआ करता था ये डिवाइड करने का, जैसे हमारे होते हैं देश है हमारा, देश में हमारे में राज्य है, राज्य में जिले होते हैं, जिले में ब्लॉक होता है, ब्लॉक में ग्राम होते हैं, तो उसी वे में उनका सिस्टम था। और पहले लिखते हैं 1707 में इसकी मृत्यु होती है, औरंगजेब डाइड। कहाँ पे मृत्यु होती है इसकी? इसकी मृत्यु होती है खानाबाद, जगह है खानाबाद। और कहाँ पे ये? औरंगाबाद में। अभी जो प्रेजेंट टाइम पे है वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो है, जहाँ पे इसने बीवी का मकबरा बनवाया था, उसी जगह में औरंगाबाद इसका मकबरा है। मृत्यु तो इसकी खालाबाद में हुई थी, पर इसका मकबरा जो है औरंगजेब टॉम्ब, मकबरा जो है इसका वो है और औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, ये हो गया औरंगजेब के बारे में, इतना ही था इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे। पहले ये नोट कीजिए आप, ये खुलदाबाद था, खुलदाबाद। इसके बाद हम करेंगे अपने क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें हमारा कंप्लीट हो चुका है ये इसका टाइम पीरियड मुगल एम्पायर का कंप्लीट आज हम करके फिर उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट में क्वेश्चंस। जो भी मुगल एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए एसएससी में, रेलवे में, आपके सीडीएस या पीसीएस जिस भी एग्जाम में पूछे गए, इनफैक्ट हम यूपीएससी के भी कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो वन लाइनर फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। मतलब जो एक होता है 3-4 लाइन दे के पूछने वाला, उस फॉर्मेट में नहीं, जो वन लाइनर फॉर्मेट में पूछे गए वो सभी क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। किसी भी एग्जाम में आए हो प्रीवियस ईयर जितने भी इंपॉर्टेंट जो होंगे। एक सिंपल ये पूछा जाए कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस में हुआ था, तो वो बाबर और इब्राहिम लोदी, ये आप लोग बता देंगे। सिंपल से भी जो थोड़ा इसमें 1-2 पॉइंट कुछ रह जाते हैं, उन सबको हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेंगे। उसका देखो सिस्टम क्या था, ये होते थे सूबे, सबसे जो बड़ी होती थी, मतलब जैसे हमारे यहाँ देश है हमारा, उस हिसाब से सूबे होते थे। सूबे के बाद होती थी सरकार, सरकार के बाद होता था, सरकार भी डिवाइड, सूबे थे, सूबे डिवाइड होते थे सरकार में, सरकार डिवाइड होती थी परगना में, परगना या फिर महाल कहा जाता था इन्हें, महाल में। ठीक है, फिर ये परगना कहें या महाल कहें, ये फिर फर्दर डिवाइड होते थे जिला में, और जिला डिवाइड होता था ग्राम में। ये डिवाइड होते थे जिला में और फिर जिला डिवाइड होता था ग्राम में। तो ये इनके यहाँ सिस्टम था। जैसे अपने यहाँ गाँव होता है, गाँव के बाद ब्लॉक होता है, ब्लॉक के बाद जिला होता है, जिले के बाद हमारा राज्य होता है, राज्य के बाद हमारा देश होता है, जो हमारे टाइम पे अब ये होते हैं। तो उसी वे में, पर उस जो सरकार कहा जाता था, सरकार कहा जाता था जिले को। जो हमारे यहाँ अब जिला होता है उसे जब सरकार कहा जाता था। ठीक है, तो ये वहाँ का डिवाइडेशन था मुगल टाइम पीरियड का। और क्या हुआ करता था, इनमें पद हुआ करते थे। पद था सूबेदार का, एक होता था सूबेदार। तो सूबेदार का काम क्या था? प्रांत में शांति बनाने का, पीस का काम करता था सूबेदार। एक पद होता था बख्श का, बख्शी होता था बख्श, और बख्श का काम क्या था? इसका काम था सैन्य प्रधान हुआ करता था। जो प्रांत होता था, प्रांत का सैन्य प्रधान जो होता था, मतलब आर्मी का हेड, सैन्य प्रधान, वो हुआ करता था बख्श। एक होता था दीवान, दीवान का काम क्या था? राजस्व का देखना, मतलब जो कर आता था तो पूरे प्रांत का जो कर देखता था वो दीवान देखता था। और दीवान किसके मतलब जवाबदेही किससे थी? डायरेक्ट किसके अंडर में? जो शाही दीवान हुआ करता था, जो कि मिर्जा ग्यास को जैसे अपॉइंट किया था जहांगीर ने, तो उसी में शाही दीवान की डायरेक्ट जवाबदेही शाही दीवान को होती थी, दीवान की। ये राजस्व, प्रांत का राजस्व देखता था। सूबेदार पीस देखता था। बख्श था जो सैन्य प्रधान हुआ करता था। तो ये कुछ पद थे मुगल एम्पायर के टाइम पे। और दीवान के बाद और कौन हुआ करता था? एक होता था
अमल गुजार, ये क्वेश्चनों में आते हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, अदरवाइज और कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। तो अमल गुजार जो था ये क्या करता था, पूरे जिले का जो राजस्व होता था वो इसके अंडर में आता था। ये प्रांत का संभाल रहा है राजस्व, कहाँ का, प्रांत का। और जो अमल प्रमुख होता है राजस्व का जिले पे, जिले पर राजस्व का प्रमुख, ठीक है। अमल गुजार, फौजदार, प्रमुख फौजी हुआ करता था, ठीक है। और कौन कौन होता था, एक होता था आमिल, तो ये क्या करता था, जो गांव लेवल पे, ग्राम पे कृषक होते थे उनसे डायरेक्ट जो टैक्स लेता था वो आमिल लेता था। ग्राम के कृषकों से डायरेक्ट टैक्स लेता था। कोतवाल, ये प्रधान होता था, ठीक है। कोतवाल जो होगा प्रधान, नगर प्रधान। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ पद थे जो कि मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में आते थे, ठीक है। एक दीवान का पद बहुत इम्पोर्टेंट था बाबर के टाइम पे। तो जो मंत्री परिषद हुआ करती थी उसे क्या कहते थे, उसे कहा जाता था विजारत। मंत्री परिषद जो होती थी उसे कहते थे विजारत। और दीवान का पद बाबर के टाइम पे इम्पोर्टेंट था। दीवान का पद जो है बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था क्योंकि ये प्रांत का राजस्व संभालता था। और जो औरंगजेब था, औरंगजेब का दीवान था असद खान। तो इसने जो है 31 साल तक औरंगजेब का दीवान का पद संभाला था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और तो मुगल एम्पायर में हमारा जो है कंप्लीट होता है। और एक बार हम इनका आगे का क्रम और देख लें, आगे कौन कौन आता है। उसके बाद ज़्यादा अच्छे शासक हुए नहीं थे, कुछ राजपूतों से औरंगजेब ने बिगाड़ ली थी, तो इनका धीरे धीरे क्या है डिक्लाइन होता चला गया। अच्छा जब होता है, जब मतलब सबसे संपन्न हो, पावरफुल हो, इनका पर इतना जोर लगाया था औरंगजेब ने साउथ में, डेक्कन में, साउथ में अपना जो है कब्जा जमाने के लिए। तो उसने बहुत सालों तक मतलब वहाँ पे संघर्ष किया और इतना पैसा बहा दिया कि मुगल एम्पायर जो है वो पैसे से, मैन पावर से थोड़ा कमज़ोर होता चला गया। एक चीज़ पे हम लग जाते हैं और पूरा उस पर पैसा भी स्पेंड हो रहा है, टाइम भी जा रहा है, हमारा इंसान भी जा रहे हैं, मतलब लड़ाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से मुगल एम्पायर थोड़ा अंदर से भी खाली होता चला गया। और फिर उसके बाद शासक भी इतने अच्छे नहीं आए, राजपूतों से बिगड़ गई थी, तो चारों तरफ से दबाव था। ऊपर से मराठा जो थे वो भी इधर के नॉर्थ की साइड बढ़ रहे थे। तो इस तरह से मुगल एम्पायर का धीरे 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 करके डिक्लाइन होता चला गया। और लास्ट एम्परर रहता है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय जिसे कहते हैं। क्रम था ये बाबर, सबसे पहले आता है बाबर 1526 से 30 तक। फिर आता है हुमायूं, हुमायूं 1530 से 40 तक रहता है एक बार। फिर सेकंड मुगल अफगान एम्पायर आता है, फिर 40 से 55 से 56 तक रहता है। फिर आता है अकबर, अकबर का टाइम पीरियड रहता है 56 से 1605 तक। उसके बाद आया जहांगीर, जहांगीर का टाइम पीरियड रहता है 1605 से 27 तक। उसके बाद आता है शाहजहां, ये क्रोनोलॉजी जो है पता होनी चाहिए क्योंकि किसके बाद कौन आया, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं शाहजहां से पहले कौन था, शाहजहां से पहले कौन था, क्योंकि क्रम में हमें पता हो तभी तो बताएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम, जहांगीर था कि अकबर था, कौन था। फिर आता है 28 से बैठा था ये वैसे 27 से 58 तक। उसके बाद में आया औरंगजेब जो कि बैठा 58 से 1707 तक। उसके बाद आता है बहादुर शाह फर्स्ट,
क्योंकि सेकंड तो लास्ट ही था। इसका रहता है 1707 से 12 तक। इसके बाद आता है फिर जहांदार, जहांदार शाह जो कि 12 से 13 तक रहता है। फिर आता है फर्रुखशियार। इसके बाद दो और हुए, फर्रुखशियार जो कि 13 से लेके 19 तक रहता है। 19 पे फिर एक आता है रफल-उद करके, जो ज़्यादा मतलब वो 19 के 19 में ही रहते, महीने भर के लिए रहा था। एक शाहजहाँ सेकंड आता है, तो शाहजहाँ सेकंड भी वही 1-2 महीने के लिए। फिर उसके बाद में 19 से मोहम्मद शाह, जो कि 19 से लेके 48 तक रहता है। बीच में गैप हुआ था, फिर दोबारा होता है, तो ये ऐसे 48 तक रहा था। इसके बाद में आता है 48 से अहमद शाह बहादुर, अहमद शाह बहादुर, ये रहता है 48 से 54 तक। ठीक है, आगे पहले ये नोट डाउन उधर की साइड कर लें आगे। इसके बाद आया आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड जो कि 54 से लेके 49 तक रहता है। आलमगीर सेकंड के बाद आया शाह आलम, शाह आलम, और शाह आलम रहता है 59 से लेके 1806 तक। फिर आता है अकबर शाह, और ये रहता है 1806 से लेके 1837 तक। और लास्ट जो आता है वो आता है बहादुर शाह, वो आता है बहादुर शाह सेकंड, जो कि 1837 से 1850। इसका दूसरा नाम है बहादुर शाह सेकंड कहते हैं एक तो, और दूसरा जफ़र, बहादुर शाह जफ़र जो है ये लास्ट रूलर था मुग़ल एम्पायर का। और इसी के बाद जो है लाल किले में, रेड फोर्ट में बैठना जो है वो सीज हो गया था या बंद हो गया था, बैठना बंद हो गया था मुग़ल एम्पायर का। मुग़ल एम्पायर जो थे उनका बैठना इसी के बाद बंद हो जाता है। तो ये इनकी क्रोनोलॉजी, ये क्रम है इनका। इस क्रम में ये हुए हैं हमारे मुग़ल एम्परर। देखते हैं एक बार। सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट, फिर जहांदार शाह, फर्रुखशियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, फिर आलमगीर सेकंड, फिर शाह आलम सेकंड, अकबर शाह सेकंड, अकबर शाह सेकंड है ये, और फिर बहादुर शाह सेकंड आया। उसके बाद उसी का नाम है बहादुर शाह सेकंड का बहादुर शाह जफ़र। तो ये होता है लास्ट मुग़ल एम्पायर का। इसमें अब ऐसा कोई क्वेश्चन रहा नहीं है, फिर भी अगर जैसे कुछ पॉइंट रह जाते हैं, एग्जामिनर क्या है कि बहुत ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। पहले पढ़ने में बहुत कम होता था, इतना भी नहीं होता था जितना हमने पढ़ा है। उसमें सिर्फ लिमिटेड पॉइंट्स पढ़ते थे हम, तो उसी में काम हो जाता था। जैसे जैसे बच्चों ने फॉर्म ज़्यादा भरना फिल किया, एग्ज़ाम की जो शिफ्ट होती हैं वो बढ़ी, तो क्वेश्चन का भी नंबर बढ़ गया। क्वेश्चन बढ़े, नए नए क्वेश्चन फिर खोजने पड़ेंगे। एक ही क्वेश्चन वही रिपीट होते रहे तो कैसे काम चलेगा। क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा और डीप में गए, अब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। कुछ क्वेश्चन अभी भी इसमें जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कभी पूछ लेता है, तो उन्हें हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कवर कर लेंगे। सब पूरा टोटल अपना आगे एक जो लेक्चर होगा मुग़ल एम्पायर का, वो लास्ट होगा, उसमें हम सब जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए इंपॉर्टेंट, वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मुग़ल एम्पायर एंड होता है। जब तक आप अच्छे से पढ़िए, इसे रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि आप अपने पहले तो नोट्स बनाइए अपने हाथों से। बिना नोट्स बनाए आपको लगता है कि बस वीडियो देखा और आपका हो जाएगा,
तो इतना सिंपल नहीं है। तो पहले आप नोट्स बनाइए अपना अच्छे से, उन्हें फिर एक बार रिवाइज़ कीजिए, जैसे आपने वीडियो में देख के पढ़ा है और नोट्स बनाएंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। फिर उसमें ना कन्फ्यूज़न वाली नहीं रहती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब रटी नहीं जाती, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रहती हैं। कुछ ये होता है हमने पढ़ा है ना, तो हमारे पास ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, ऑप्शनों में एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेट करके हम समझ जाते हैं अच्छा इस टाइम पे तो ये हुआ था, ऐसे ये तो हो नहीं सकता, तो हम एलिमिनेशन लगा देते हैं वहाँ पे। एलिमिनेशन वहाँ लगता है जब हमारा सबकॉन्शियस, जैसे अब अभी हमने पढ़ा है और मन से पढ़ा है तो हमारे माइंड में वो स्टोर हो जाती है, वो चीज़ वो रिकॉल होती है। जब हम उसे दोबारा देखते हैं तो तुरंत रिकॉल हो जाती है कि अच्छा ये नहीं था, ये ऐसे था कुछ, तो ऐसे ये तो हो नहीं सकता, हमें ना पता हो, तो इसलिए हम उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले नोट्स बनाइए, याद कीजिए अच्छे से और पढ़ते रहिए, स्माइल कीजिए, खुश रहिए, हमेशा टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे हम नेक्स्ट में अपना पूरा कवर करेंगे, क्योंकि जो कुछ पढ़ा है इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, हम इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं कि उसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।